वेलकम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। यहाँ पर हम जो इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं वो है आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि है ना एक्सटर्नल क्वांटिटी, एनी एक्सटर्नल क्वांटिटी जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, फोर्स है और एनी अदर जो कि इंडस्ट्री में नेसेसरी, उन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उनको अपन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो बेसिकली जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन है वो 6 कैटेगरीज में किया गया है। 6 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एंड प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। सेकंड है आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। थर्ड है आपका नल एंड डिफ्लेक्शन टाइम इंस्ट्रूमेंट। फोर्थ है आपका एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। फिफ्थ है आपका इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। देन फिफ्थ है आपका एक्टिव एंड पेसिव। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये इनका ब्रॉडली ये क्लासिफिकेशन है। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स में आपका ये डिफरेंस है, मतलब प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो आपका जो रीडिंग देते हैं, आउटपुट रीडिंग देते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट का जो आपका कंस्ट्रक्शन होता है, जो उसका कंस्ट्रक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग देते हैं। यानी कि हर बार जो इंस्ट्रूमेंट का जो आपका कांस्टेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट का जो मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट का जो कंस्ट्रक्शन किया गया है किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, तो उसका जो आपका पूरा वर्किंग प्रोसेस है उसमें जो कांस्टेंट है, जैसे कि वो इतने डिग्री पर इतना उसका कांस्टेंट है, इतने डिग्री वो मूव करता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो रीडिंग आती है तो उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो होते हैं बहुत ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वेरी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। और इनकी जो रीडिंग होती है हर बार डिफरेंट डिफरेंट आती है। और एवरी टाइम इन इंस्ट्रूमेंट्स को हमें क्या करना होता है, एनालिटिकल वे में इनकी रीडिंग्स हमको, आउटपुट रीडिंग हमको पता चलती है। मतलब कि हर बार हमको जो है एक कैलकुलेशन करना होता है, एक फॉर्मूला गिवन होता है कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इतने डिग्री इतना मूव करेगा, देन मल्टीप्लाई बाय दिस कांस्टेंट, तो देन द आउटपुट रीडिंग कम्स। फाइनल आउटपुट रीडिंग जो है वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के टर्म्स में आती है। तो एवरी टाइम हमको जब भी रीडिंग लेनी होती है तो हमको वो पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो दैट्स वाई आप समझ रहे होंगे कि ये बहुत ही टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट होते हैं। दे आर द वेरी वेरी एक्यूरेट, और ये हमेशा लेबोरेटरी में पाए जाते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनका यूज जो होता है मेनली लेबोरेटरी में होता है। और दूसरे इसी कैटेगरी में आता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डेली वर्क में जो हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडस्ट्री में जो हम यूज करते हैं, दीज आर ऑल द सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ये सब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का क्या फायदा है कि इसमें जो रीडिंग अपन आती है, आउटपुट रीडिंग जो लेते हैं हम, वो डिफ्लेक्शन के टर्म्स में ले लेते हैं। मतलब जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, जो पॉइंटर है वो पॉइंटर आपका ऐसे मूव होगा और पॉइंटर जहां पर भी स्टॉप होगा वो आपकी रीडिंग होगी। तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेनली उनको कैलिब्रेशन के बाद ही यूज किया जाता है। कैलिब्रेशन मतलब उनका एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, उनसे कंपेयर करके उनको देख लिया जाता है कि जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है वो कितने एक्यूरेट है, इनकी परफॉर्मेंस कितनी सही है। तो इस तरीके से हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो जो डेली वर्क है, क्योंकि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं और उनका डिजाइनिंग प्रोसेस भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो एवरी टाइम दीज आर नॉट अवेलेबल। तो जो अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, फिर जो टाइम कंज्यूमिंग की प्रॉब्लम होती है, उसके कारण हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को ही हर जगह यूज करते हैं। तो जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आफ्टर द कैलिब्रेशन हम यूज करते हैं। अब जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम देख रहे हैं, आगे जो भी आपका क्लासिफिकेशन आएगा वो सब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद है आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। अब डिपेंडिंग ऑन द कि जो फंक्शन है इंस्ट्रूमेंट का, वो मैकेनिकल है, वो इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक है, कि वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफाई करें तो हमारे 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि प्रेशर गेज है, टोटली मैकेनिकल है। इसमें जो जितने भी पार्ट्स हैं वो आपके मैकेनिकल है। आपके पास डायल होता है, प्रेशर आपको जो मेजर करना है वो टोटली पूरा उसका जो फंक्शन होता है मैकेनिकल होता है। उसमें एक बॉर्डन ट्यूब होती है जिसमें कि हम प्रेशर को जब अप्लाई करते हैं तो उस प्रेशर के कारण जो मैकेनिकल मूवमेंट होता है वही आपका पॉइंटर शो करता है। तो दीज आर द मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। और इसके बाद होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि हमको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो है उसके थ्रू हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि एमीटर है, वोल्टमीटर है,
वॉट मीटर है, ये सब आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है आपका इलेक्ट्रिकल, जैसे कि फ्लक्स जनरेट होता है या फिर करंट जनरेट होती है या वोल्टेज जनरेट होता है, और उसके कारण आपका इंस्ट्रूमेंट फंक्शन करता है और आउटपुट में वैल्यू दिखाता है। जैसे कि टेम्परेचर के कारण करंट चेंज हो रही है, टेम्परेचर के कारण वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, ये हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं। इनमें भी क्या होता है, आपका पॉइंटर होता है, डिफ्लेक्शन होता है, मतलब कि जो आउटपुट क्वांटिटी है वो डिफ्लेक्शन के टर्म्स में आपको दिखती है, लेकिन जिनकी फंक्शनिंग होती है, फंक्शनिंग में इनका इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं, आइदर इलेक्ट्रिकल, आइदर वोल्टेज, है ना, इस तरीके से, आइदर फ्रीक्वेंसी। तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होने की वजह से हम इनको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। देन उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मेनली जो होते हैं आपके, वो उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो आपका इस टाइप से होती है कि उसमें जो आपका फंक्शनिंग होती है वो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें सर्किटरी होती है, उसमें हैवी पार्ट्स नहीं होते। जैसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का एडवांटेज क्या है कि इनमें हैवी पार्ट्स होते हैं, स्पेशली इन द मैकेनिकल। मैकेनिकल का क्या है, एक तो साउंड होगा, मतलब डिसएडवांटेज क्या है, उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा। साउंड प्रोड्यूस होने के कारण अब इसमें क्या होगा, नॉइज होगी, ठीक है। दूसरा, मैकेनिकल मूवमेंट जो है वो कभी भी आपका बहुत ज्यादा आपका एक्यूरेट है या नहीं है, इसकी कोई वो नहीं रहती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल में भी क्या होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, तो उसमें परमानेंट मैग्नेट है, कॉइल है, मतलब जो आपकी कंपोनेंट्स होते हैं वो पूरे इलेक्ट्रिकल होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो जैसे डायोड है, रजिस्टर है आपका, और ट्रांजिस्टर है, मतलब छोटे छोटे से जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसके बेस पे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट हम उसको बिल्ड करते हैं, प्रिपेयर करते हैं टू मेजर द क्वांटिटी, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका इंडिकेटिंग और इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इंडिकेटिंग, जैसे कि हम अभी तक देख रहे हैं कि इंडिकेटिंग मतलब जो इंडिकेट करेगा, जो आउटपुट क्वांटिटी को, जो इनपुट क्वांटिटी जो भी हम मेजर कर रहे हैं उसको पॉइंटर से इंडिकेट करके बताएगा, इशारे से बताएगा कि आप पढ़ लो भाई ये है इंडिकेशन, है ना। तो दीज टाइप इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, जिनमें कि डायल यूज होता है ना, जो कि पॉइंटर यूज होता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो इनका क्या डिसएडवांटेज है, इनका डिसएडवांटेज यही है कि भाई इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ने जब इंडिकेट किया, पॉइंटर लगाया, तो ह्यूमन एरर की संभावना ज्यादा हो गई। भाई कोई ह्यूमन उसको जो है वो 3.2 पढ़ेगा, कोई इसको 3.3 पढ़ेगा, कोई इसको 3.5 रीड कर सकता है। तो दैट्स वाई जो है ह्यूमन एरर की संभावना इसमें ज्यादा होती है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में। और इसके अलावा होता है आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर से एक ग्राफ पेपर अटैच कर दिया जाता है, और ग्राफ पेपर पर क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका जो पेन है, पेन उससे अटैच किया जाता है इंडिकेटर से, और पेन जो है बहुत लाइटली अटैच होता है, और जो भी आपकी रीडिंग आ रही है वो उस पे ग्राफ पे नोट होती जाती है। तो ऑल डे, मतलब एक दिन की पूरी रिकॉर्डिंग है तो एक दिन का पूरा जितना भी आपका मेजरमेंट हुआ है वो उस पेपर के ग्राफ के ऊपर आ जाता है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है ईसीजी सिग्नल। जो हमारा ईसीजी हम लोग मेजर करने करवाते हैं डॉक्टर से, तो वो क्या होता है, एक पेपर के ऊपर रिकॉर्ड हो जाता है, और पेपर जो है हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो डॉक्टर बता देता है कि भाई आपका किस टाइप से फंक्शनिंग है, ईसीजी का क्या रिजल्ट है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटिंग एंड द रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। अब थर्ड आता है इसी कैटेगरी में, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब इंटीग्रेटिंग क्या करता है, इंटीग्रेटिंग जो करता है वो आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक क्वांटिटी का सम करके देता है, अमाउंट देता है। दिस इट गिव्स द अमाउंट ऑफ द इनपुट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, कि भाई इतने टाइम में इतनी क्वांटिटी रिकॉर्ड की गई। तो ये होता है इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका एनर्जी मीटर, वाटर मीटर की, ये डायल्स होते हैं उसमें, और टाइम के साथ साथ वो है ना उसको सम अप करता जाता है, एडअप करता जाता है। इस तरीके से पूरे एंड ऑफ द मंथ जो है हमारा कितना बिल कंज्यूम, कितनी लाइट कंज्यूम, हमारा जो घर का सर्किटरी है, जो हमारे घर में जितनी भी सर्किटरी है, जैसे फैन की सर्किटरी, रेफ्रिजरेटर की सर्किटरी, इन सारे सर्किट ने कितना करंट कंज्यूम किया वो इन द 1 मंथ। तो ये टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय यूनिट, तो किलो वॉट आवर में। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया। मतलब ये क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है, ये पूरी जितनी भी रीडिंग्स है इनपुट की उसको टाइम्स के साथ सम करता जा रहा है। और जो भी आपने टाइम उसमें डाला है कि भाई 1 महीने की रीडिंग जो है इसमें आना चाहिए, तो 1 मंथ है, 1 डे है, 2 डे है,
तो सारी की सारी रीडिंग्स जो है सम अप होती जाएंगी, एड अप होती जाएंगी, और एड होते होते लास्ट ऑफ द स्पान आप उसको नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। फिर है आपका नल टाइप एंड डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब नल टाइप और डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट तो वही होता है जो कि इंडिकेटिंग होता है, मतलब डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसमें जो इनपुट क्वांटिटी हम जो भी मेजर कर रहे हैं वो है ना पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब अपनी पोजीशन से उसको हटा रही है। जब वो पोजीशन से डिफ्लेक्ट होगा तो जितना भी डिफ्लेक्शन का एंगल होगा वो होगी आपकी क्वांटिटी जो कि आप मेजर करना चाहते हैं। तो ये हो गया आपका डिफ्लेक्टिंग टाइप, मतलब वो इनपुट क्वांटिटी क्या करती है, जो आपका डिफ्लेक्शन है, मतलब जो आपका डिफ्लेक्शन वाला सिस्टम है उसको ऑपरेट करती है, मतलब डिफ्लेक्ट करती है पॉइंटर को। तो इसलिए अपन उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। और नल टाइप में क्या होता है, नल टाइप मतलब जिसमें बैलेंसिंग हो, जिसमें इनपुट क्वांटिटी जो है उसके अपोजिट जो है किसी और फोर्स को बैलेंस कर रही हो, जब और दूसरा फोर्स जो कि ऑलरेडी इसमें है आपके सिस्टम में, मेजरिंग सिस्टम में, और इनपुट क्वांटिटी का फोर्स जब दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे, नल पॉइंट आ जाएगा, उसको अपन बोलते हैं नल पॉइंट। जब नल पॉइंट आ जाएगा तो वो चीज जो होगी ना आपकी, जहां पे नल पॉइंट आया है वही आपकी इनपुट क्वांटिटी का मेजरमेंट होगा। तो इस तरीके से ये नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इसका जो एग्जांपल है वो है आपका बेस्ट जो बैलेंसिंग है, जो तराजू हम यूज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम नल को देखते हैं कि भाई एक साइड जो है आपने कुछ क्वांटिटी रखी हुई है मेजर करने के लिए, और एक जगह आपने प्री डिफाइंड ऑलरेडी जैसे 1 kg का वेट रखा है या 2 kg का वेट रखा है, उसके बाद हम जो क्वांटिटी मेजर करना चाहते हैं उसको हम साइड वाले पार्ट में उसको रखते जाते हैं। जब दोनों बिल्कुल इक्वल बैलेंस हो जाते हैं, नल पोजीशन आ जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि जो क्वांटिटी हम मेजर करना चाह रहे हैं वो प्री डिफाइंड क्वांटिटी के बराबर हो चुकी है। तो दीज आर द नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब ये तो हो गया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और इसके अलावा इंडस्ट्री में स्ट्रेन गेज, जो आपका व्हीट स्टोन बेज होता है, व्हीट स्टोन बेज इज द बेस्ड ऑन द नल टाइप प्रिंसिपल। उसमें भी क्या होता है, 4 आर्म्स होती है और 2 आर्म्स और 2 आर्म्स, इस तरीके से उनको कनेक्ट किया जाता है कि जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जो आपका 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो नल होता है। जब नल पोजीशन होता है तो फिर जो 2 पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है वो आपका 0 रीडिंग देता है। दैट इज द नल पॉइंट। और जो भी क्वांटिटी हमको मेजर करना है वो किसी भी एक आर्म पे हम अप्लाई कर देते हैं। आर्म पे अप्लाई करने से क्या होता है, इसका बैलेंस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने से जो गैल्वेनोमीटर है वो अब 0 नहीं दिखाता, तो वो कुछ और दिखाएगा, जो भी इनपुट क्वांटिटी है उसके प्रोपोर्शनल उसका डिफ्लेक्शन होगा। तो दैट इज द नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब हो गए आपके एब्सोल्यूट एंड प्राइमरी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, नल एंड डिफ्लेक्शन, एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। अब एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि आउटपुट क्वांटिटी जो है वो आपकी कॉन्टिन्यूस पर्टिकुलर स्पान में इंफिनिटी रीडिंग दे सकती है। कॉन्टिन्यूस रीडिंग, इन्फिनिटी रीडिंग मतलब जिसकी रीडिंग का कोई इनफाइनाइट हो, मतलब जिसमें पर्टिकुलर स्पान में इनफाइनाइट रीडिंग देते हैं उसको अपन कॉन्टिन्यूस बोलते हैं या एनालॉग बोलते हैं। ये ज्यादातर जो है इलेक्ट्रिकल से जोड़ के हम इसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं वो आपके कॉन्टिन्यूस और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनमें जो रीडिंग होती है वो आपकी कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ द टाइम होती है। मतलब 2 स्पान के बीच में आप कितनी भी रीडिंग ले सकते हो, इनफाइनाइट रीडिंग ले सकते हो। तो ये हो गया आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट टेक द डिस्क्रीट स्टेप्स। मतलब इसमें क्या होगा कि रीडिंग एक जगह आएगी, उसके बाद बीच का जो पार्ट है वो उसको छोड़ करके नेक्स्ट स्टेप, देन नेक्स्ट स्टेप, देन नेक्स्ट स्टेप, और 2 स्टेप्स के बीच की रीडिंग जस्ट नॉट डिफाइंड, है ना। 2 स्टेप्स की जो रीडिंग है उसको हम डिफाइन नहीं करेंगे, वो उनके बीच में कहीं भी हो सकती है। तो डिस्क्रीट स्टेप्स में जब रीडिंग आ रही है आउटपुट की, है ना, या फिर आप उसको रीडेबल फॉर्म में आप पढ़ पा रहे हो कि 25.5, 25.3, 25.4, या फिर उसके बाद 26, देन 27। तो ये जो आप स्टेप्स ले रहे हो, यानी 25 के बाद आपके पास 26 रीडिंग आ रही है, 25 और 26 के बीच की रीडिंग जस्ट नॉट डिफाइंड। तो दीज इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एंड द लास्ट है आपका एक्टिव एंड पेसिव इंस्ट्रूमेंट। एक्टिव एंड पेसिव इंस्ट्रूमेंट मतलब कि एक्टिव इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होगी जिनको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की नीड होगी, है ना।
जो कि अपनी फंक्शनिंग के लिए एक्सटर्नल पावर सप्लाई क्वांटिटी जो है उसको मॉड्यूलेट करेगा। जो इनपुट क्वांटिटी है वो एक्सटर्नल पावर सप्लाई को जो भी हमने दी है उसको मॉड्यूलेट करेगा अपने हिसाब से। अब जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई मॉड्यूलेट हो रही है, जो मॉड्यूलेशन उसका हो रहा है, जो चेंजेस उसमें आ रहे हैं, वो चेंजेस ही इनपुट क्वांटिटी का मेजरमेंट होगा। तो दीज इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर द एक्सटर्नल पावर सोर्स। और पेसिव इंस्ट्रूमेंट आर द जस्ट सिंपल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसमें से पेसिव कंपोनेंट्स होते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपका जो इनपुट क्वांटिटी है वो पेसिव कंपोनेंट के टर्म्स में ही आपको रीडिंग देती है। जैसे चेंज इन रेजिस्टेंस, जैसे रजिस्टर पोटेंशियोमीटर है, तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल मेजर करना है या तो आपको करंट मेजर करना है, तो जस्ट उसका जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना ड्रॉप हो रहा है उससे हम उसका करंट को मेजर कर सकते हैं। तो इसमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई की नीड नहीं है। जैसे कि प्रेशर मेजर कर रहे हैं प्रेशर गेज में, तो जो प्रेशर है वो अपने आप ही क्वांटिटी को चेंज कर रहा है। किसको चेंज कर रहा है? उसको उसको एक्सपांड कर रहा है बॉर्डन ट्यूब को। तो इस तरीके से जो है इसमें कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई की नीड नहीं है। अपने आप ही जो इनपुट क्वांटिटी है वो इंस्ट्रूमेंट के उसको चेंज कर रही है, उसको डिफ्लेक्ट कर रही है, उससे हम मेजर कर ले रहे हैं। तो विदाउट एक्सटर्नल पावर सप्लाई वी आर मेजरिंग द इनपुट क्वांटिटी। तो ये हो गया आपका पेसिव। इन सब के कुछ कुछ डिसएडवांटेज हैं, कुछ कुछ एडवांटेज हैं। जैसे कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी का बताया, एब्सोल्यूट एंड प्राइमरी का बताया। अच्छा, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का दूसरा नाम प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट भी होता है। तो जो एब्सोल्यूट और द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बेसिकली वो सिर्फ बहुत हाई लेवल की लैब्स में ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है। और इनको जो है बेसिकली अपन कैलिब्रेशन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। और जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है वो डेली हम वर्किंग में यूज करते हैं। बाकी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का तो यही है, बल्कि है, हैवी है, नॉइज होगा इनमें, है ना। और इनकी जो ऑपरेशन है वो थोड़ा सा टिपिकल होगा, टफ होगा, कॉम्प्लिसिटी होगी इनमें मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होने के कारण। और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आपका फायदा है क्योंकि दीज आर द इलेक्ट्रिकल जो क्वांटिटी है उसके थ्रू ये है ना अपन को फंक्शनिंग करके और आउटपुट क्वांटिटी देते हैं। लेकिन दीज आर ऑल्सो द बल्कि, क्योंकि इसमें कॉइल्स यूज होती हैं, बड़ी बड़ी परमानेंट मैग्नेट्स यूज होते हैं। तो दीज आर ऑल्सो द बल्कि एंड द ऑपरेशन इज जस्ट कॉम्प्लिकेटेड। और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये जो होते हैं ये बहुत इजी टू ऑपरेट होते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो आपके कंपोनेंट यूज होते हैं वो कौन से यूज होते हैं? डायोड है, ट्रांजिस्टर है, रेजिस्टर है, इंडक्टर और कैपेसिटर टाइप के इंस्ट्रूमेंट इसमें टाइप ऑफ एलिमेंट्स इसमें कम यूज होते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी टू ऑपरेट है। और चूंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो है इनकी जो आउटपुट रीडिंग आती है वो डिस्क्रीट यानी कि डिजिटल के फॉर्म में आती है, मतलब आप पढ़ सकते हो, यू कैन रीड। तो कंफ्यूजन नहीं है और इजी टू सी है, इजी टू आप ऑपरेट है, आप आसानी से देख सकते हो कि क्या आ रही है रीडिंग। बाकी नल और डिफ्लेक्शन में, जो डिफ्लेक्शन टाइप है वो उनका ऑपरेशन इजी होगा, आप खुद देख सकते हो, क्योंकि जैसे ही डिफ्लेक्ट होगा, जितना भी डिफ्लेक्शन होगा आप उसको रीड कर सकते हो। ठीक है। लेकिन डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है वो कम एक्यूरेट होते हैं, और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है उनकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम नल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है हम कैलिब्रेशन पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि नल पोजीशन जब तक नहीं आ जाती है, नल पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट जब होंगी दोनों रीडिंग, दोनों पार्ट्स बैलेंसिंग वाले, तभी आएगी नल पोजीशन। नल पोजीशन वाले जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। फिर इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग, तो ये तो पर्पस वाइज है। इन तीनों में एक्यूरेसी का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिकेटिंग इंडिकेट करेगा, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेगा, और इंटीग्रेटिंग अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी बताएगा, है ना। तो इन सब का पर्पस अलग अलग है। बाकी एक्टिव और पेसिव जो है, एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनका थोड़ा सा आपको एक्सटर्नल पावर की सप्लाई की जरूरत होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, है ना, और थोड़ा कॉम्प्लिसिटी बढ़ गई, थोड़ा सा एक्सपेंसिवनेस भी बढ़ गई, महंगे हो गए। और जो पैसिव इंस्ट्रूमेंट है वो आपके सिंपल टू यूज होंगे, इनके सिंपल कंपोनेंट होते हैं, और ये जो है इनमें लेस चीपर भी होता है, मतलब चीप, सस्ते होंगे क्योंकि इनमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई की नीड आपकी नहीं है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे का एक ही क्वेश्चन बनता है, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें आपको हर क्लासिफिकेशन को अलग अलग एक्सप्लेन करना होगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो है एब्सोल्यूट एंड प्राइमरी, एब्सोल्यूट, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट और प्राइमरी। तो इनका क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर हम ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि हम जो इंस्ट्रूमेंट डेली वर्किंग में यूज करते हैं वो प्राइमरी होते हैं कि सेकेंडरी होते हैं।
है ना? और हम सेकेंडरी ही यूज़ करते हैं क्योंकि प्राइमरी तो जो है सिर्फ़ लैब्स में अवेलेबल होते हैं, आपके जो स्टैंडर्ड लैब्स होती हैं उनमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है? बाकी एक्टिव पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट है, नल एंड डिफ्लेक्शन टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब का क्लासिफिकेशन जो है आज हमने पढ़ लिया है।